हेलो हेलो हेलो। जी सर, आ रही है सर आवाज। सही है। स्क्रीन शेयर पीडीएफ। हाँ लैपटॉप बंद करने से पहले मुझे बता दीजिएगा, एक चीज यूएसबी पे नहीं है, मुझे से वो अरे शेयर का ऑप्शन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर से मेरा जो लैपटॉप है ना, ये वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता है थोड़ी देर के बाद। तो अगर ऐसा हो तो आप 1-2 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद दोबारा आ जाएंगे। ये इसमें कोई वायरस वगैरह आ गया है शायद। अभी उसको पकड़ के ऐसा ऊपर नीचे कर ले। वो मैं कर लूँगा, लेकिन ये साइड लाइन ज़रा इसके बिस्मिल्लाह करते हैं। एडमिट कर देना है जितने बच्चे बाहर खड़े हैं। सही है। अच्छा जी, तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी पहली। इंशाल्लाह इसमें आपको थोड़ा सा ज़रा सिलेबस वगैरह के बारे में बताकर और बाकायदगी से फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये पेपर है आपका फिज़िक्स पेपर 4। वाईफाई का मैंने आपको बताया है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए ज़रा सा आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा अगर ऐसा हो जाए। ठीक है, इस पेपर को हम नाम देते हैं मॉडर्न फिज़िक्स, फिज़िक्स पेपर 4। बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का पेपर है। और ये समझ लें कि आइंदा जो आपकी क्लासेस होनी हैं, यानी 5th सेमेस्टर में या उसके बाद, उनमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यानी यहाँ आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको आगे बहुत काम आएंगी। तो इस मॉडर्न फिज़िक्स को 2 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसका पहला सेक्शन जो है उसे हम उमूमन एटॉमिक फ़िज़िक्स का नाम देते हैं। और इस एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपको टेक्स्ट में नज़र आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 हमारा पहला चैप्टर है, लाइट एंड क्वांटा। चैप्टर नंबर 2, वेव नेचर ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 3, एटॉमिक हाइड्रोजन। एंड चैप्टर नंबर 4, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। इस पूरे 4 चैप्टर के सेक्शन को हम कहेंगे एटॉमिक फिज़िक्स। और सेक्शन भी जो है वो भी तकरीबन 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। इस पूरे सेक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी 4 चैप्टर इस तरह शामिल हैं कि 5वां चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। चैप्टर 6 नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। चैप्टर 7 न्यूक्लियर रिएक्शंस। एंड चैप्टर 8 पार्टिकल फिज़िक्स एंड कॉस्मोलॉजी। ये 8 चैप्टर आपने पढ़ने हैं इस पूरे सिलेबस के अंदर। तरीक़ाकार आपको मालूम है, इंशाल्लाह उसी तरीके से जैसे कि हम पिछले सेमेस्टर में क्लासेस कंटिन्यू करते रहे, उसी तरह से होगा। बस सर ये सेक्शन ए सेक्शन बी का क्या मतलब है? 2 सेक्शंस में बांटा हुआ है पूरे सिलेबस को। पेपर एक ही है। सर तो हमारा कौन सा सेक्शन है? दोनों ये सेक्शन ए सेक्शन बी क्लास वाले सेक्शन नहीं है, ये सिलेबस वाले सेक्शन है। और इसलिए ये 2 अलग अलग आपको बताए जा रहे हैं कि आपको ये पता चल जाए कि उसमें हम एटॉमिक फ़िज़िक्स यानी एटम के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, और फिर सेक्शन बी में हम
न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियर फिज़िक्स। सिलेबस पूरा आपका ही है, पूरा पेपर 4 है। सेक्शन से मुराद 2 मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्कशन, जिसमें एक एटॉमिक फ़िज़िक्स के हवाले से और दूसरा न्यूक्लियस के हवाले से, यानी ओके सर। आर्टिकल सेंट्रल पार्ट। तो ये सिलेबस सारा आप ही का है 8 चैप्टर का। और न्यूक्लियर मॉडर्न फिज़िक्स इसका नाम है। अच्छा जी, मॉडर्न फिज़िक्स तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा हमें जायज़ा लेना पड़ेगा कि अगर ये आप मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ द अदर दैन फिज़िक्स, इसके अलावा कौन सी फिज़िक्स है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। हो सकता है कंप्लीट अभी भी ना हो आज, क्योंकि ये एक एक क्लास इन्होंने रखी है। अगर किसी दिन 2 क्लासेस का मौका मिला तो उसमें फिर ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। मेरे ख्याल है बुध जुमेरात की क्लास को आगे पीछे टाइम टेबल देखकर आपको दोनों क्लासों को मिलाना पड़ेगा। देख लीजिएगा, यस सर, ठीक है। फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि एक क्लास में मसला हल नहीं होगा। अकेली अकेली 3 क्लासें बेकार हैं। तो बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा कि आपको पहले ये बताया जाए कि अगर आप मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा जो फिज़िक्स है वो क्या है। यकीनन जब मॉडर्न फिज़िक्स आपके सामने आएगी तो इसके अलावा जो फिज़िक्स होगी उसको आप नाम देंगे क्लासिकल फिज़िक्स। अभी तो हम उसको फिज़िक्स ही कह रहे हैं, लेकिन मॉडर्न फिज़िक्स के सामने आने के बाद हम इसे क्लासिकल फिज़िक्स का नाम देंगे। क्या होती है फिज़िक्स? ये बात कर रहे हैं हम तकरीबन 1880 की। ख्याल रखिएगा, आप इस वक्त 2020 में हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1880, यानी तकरीबन 140 साल पहले की। मॉडर्न फिज़िक्स बेसिकली हिस्ट्री है फिज़िक्स की। एक आम सा सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ये जहन में रखना होगा कि मॉडर्न फिज़िक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट बट दिस इज़ अ हिस्ट्री ऑफ द फिज़िक्स। जिस तरह आप तारीख पढ़ा करते होंगे कभी, सोशल स्टडीज़ जिसे आप कहते हैं, कि किसी ज़माने में कोई बादशाह आया, उसके बाद उसका बेटा तख़्त पे बैठा, उसके बाद उसका, कि ये सिलसिला जारी रहा, उसमें क्या कुछ हुआ। तो ये सारी बातें हमारे लिए हिस्ट्री कहलाती है। हम कोई आम सी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ फिज़िक्स की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इस हिस्ट्री को मैं अभी 3000 BC से शुरू करूँगा, लेकिन अभी जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि हमारा मॉडर्न फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो हम तकरीबन 1880 से शुरू करेंगे, 1880 से, और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे और आप देखते रहेंगे कि ये क्या कुछ हो रहा है। ये आपकी फ़िज़िक्स की हिस्ट्री होगी। ये बातें आपको ज़बानी भी याद होनी चाहिए एज अ फ़िज़िक्स स्टूडेंट और एज अ मेजर फ़िज़िक्स स्टूडेंट। कि आप फ़िज़िक्स में मास्टर करने या BS करने के लिए आए हैं तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये सब्जेक्ट बाकायदगी से और बिल्कुल इसी तरतीब से पढ़ा जाएगा जैसे कि आपको मैंने सिलेबस में दिखाया है। इसमें हम इसे आर्टिकल वाइज नहीं पढ़ सकते। वैसे तो खैर मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ आर्टिकल वाइज, मैं हमेशा चैप्टर वाइज ही पढ़ाता हूँ। पूरा सिलेबस आपके सामने रख कर पढ़ाता हूँ कि ये सिलेबस है और ये हमें पढ़ना है। ये 8 चैप्टर हमारे सिलेबस का हिस्सा है। 8 पूरे ना भी हों, 7 तो हमने इसमें से हर हाल में पढ़ने हैं। लास्ट वाला थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट सा है, लेकिन ये कि अगर हमें पढ़ना है तो हम बीच में से कोई चैप्टर नहीं ले सकते, शुरू से ही लेंगे और उसकी भी पूरी हिस्ट्री आपके जहन में वाज़ेह होगी। तब हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़कर सब्जेक्ट को उसकी रूह के मुताबिक पढ़ सकेंगे। तो जनाब 1880 में जो फ़िज़िक्स थी वो फ़िज़िक्स थी, लेकिन जब मॉडर्न फिज़िक्स की इब्तिदा हो गई, जो कि 1901 से मैं आपको कराऊंगा, अभी 1880 और 1901 में 20-21 साल का फ़र्क है। इन 20-21 साल में क्या हुआ वो आप पहले पढ़ेंगे।
दैट इज कॉल्ड द क्लास फेलियर ऑफ क्लासिकल। और फिर हम मॉडर्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फेलियर ऑफ सर क्लासिकल, आवाज सही से नहीं आ रही सर। फेलियर ऑफ क्लासिकल के लिए बेटा मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही है, और कोई बच्चा कंप्लेन नहीं कर रहा। आप अपना वॉल्यूम वगैरह बढ़ाएं, आप देखें वॉल्यूम आपका कुछ कम होगा। तो फिजिक्स 1880 में क्या कहती थी? फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज की एक ब्रांच है जो दो चीजों को डिस्कस करती है। नंबर वन मैटर, नंबर टू एनर्जी। यानी अगर मैं 1880 में फिजिक्स की डेफिनेशन दूं तो मैं क्या कहूंगा? फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज in which we discuss the matter and energy। और साथ में एक लफ्ज और कहूंगा, and there is no relation between matter and energy। ख्याल रखिएगा ये बात मैं 1880 में कर रहा हूँ, 2020 में नहीं कर रहा हूँ, 2020 में नहीं कर रहा हूँ। 2020 में हम कहेंगे कि the matter and energy can be convert into another, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन 1880 में ये बात हम नहीं कहेंगे, ठीक है। फिजिक्स में हम मैटर भी डिस्कस करते हैं, एनर्जी भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्लासिकल फिजिक्स का सबसे सर जो आपने पहले डेफिनेशन बताई थी फिजिक्स की मॉडर्न वाली 1880 वाली, वो रिपीट करेंगे एक बार? जी, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज in which we discuss matter and energy, and there is no relation between matter and energy। एनर्जी और मैटर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बार बार मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ, ऐसा कहने के बाद कोई मेरी इस बात को पकड़ ना ले कि भाई आप गलत पढ़ा रहे हो बच्चों को। ओके सर। 1880 की मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये ख्याल रहे, 1880 की, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1880। आइए, मैंने फिजिक्स लिखा और फिर क्लासिकल फिजिक्स लिख दिया, जैसा कि आपको टेक्स्ट में नजर आ रहा है। दो ब्रांचेस दिखाई मैंने इसकी, लेफ्ट पे लिखा हुआ है मैटर, राइट पे लिखा हुआ है एनर्जी, द डेफिनेशन। लेकिन मैटर और एनर्जी आपस में कोई ताल्लुक नहीं रखते इन 1880। अब थोड़ा सा और मजीद आगे बढ़े तो मैटर के नीचे लिखा है पार्टिकल नेचर, और वजाहत शुरू हुई। मैटर क्या है? मैटर जो कुछ भी है वो एनर्जी से बड़ा डिफरेंट है। इसकी नेचर इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। क्या नेचर होती है इसकी? इसकी पार्टिकल नेचर होती है। मैटर पार्टिकल्स पर मुश्तमल होता है, while the energy having the wave nature। एनर्जी का मैटर से कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट नेचर रखती है, ये वेव नेचर रखती है। अब देखें इनकी नेचर ही मुख्तलिफ होगी। नेचर का मतलब माहियत, कॉम्पोजिशन, यानी इनका आपस में, वो पार्टिकल नेचर रखता है, ये वेव नेचर रखती है। पार्टिकल नेचर से हमारे जहन में, अच्छा मैंने थोड़ी सी एक फिगर भी बनाई हुई है। जब मैं आपको पार्टिकल दिखा रहा हूँ तो ये मैंने चंद एक डॉट्स आपको दिखाएं, दैट इज़ अ पार्टिकल नेचर। और जब मैं वेव नेचर बताता हूँ तो फिर मैंने एक वेव बनाई है, और दैट इज़ अ कंटिन्यूअस। अभी मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। जब आप पार्टिकल कहते हैं तो पार्टिकल के नीचे मैंने लिखा है नेचर, पार्टिकल नेचर रखती है मैटर डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी। आप देखें मैंने 6 पार्टिकल बनाए डिफरेंट, इन 6 के 6 पार्टिकल्स को देखें, ये एक दूसरे से डिसकंटिन्यूअस हैं।
अलग अलग हैं, अलहदा अलहदा हैं। जबकि मैं जब वेव नेचर की बात करता हूँ तो वेव नेचर में कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी का तस्वुर है, यानी मुसलसल। आप देखें ये जो वेव आपको नज़र आ रही है ये कंटिन्यूस है, अलहदा अलहदा नहीं है। और जहां तक ये वेव होगी सोर्स से सिंक तक, जहां क्रिएट होगी, जहां पहुंचेगी, कंटिन्यूस होगी, इसमें कोई गैप नहीं होगा। इन 1880 की बातें हो रही हैं कंटिन्यूस। और आगे जाके और ज़रा वजाहत हो जाएगी। पानी में एक पत्थर फेंकिए, आपको पानी की सतह पर वेव बनी नज़र आएंगी। आप देखेंगे ये वेव बिल्कुल कंटिन्यूस है, क्रॉस ट्रफ कहाँ तक, जहाँ तक वो सोर्स मौजूद है, यानी पानी मौजूद है। इनमें ऐसा नहीं हो रहा एक वेव बन गई और फिर पानी साकिन हो गया, थोड़ी देर के बाद दूसरी वेव बन गई, फिर पानी साकिन हो गया। दो वेव के दरमियान में पानी में कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं, मुसलसल होंगी। एक स्टिक बार बार डिप करते रहिए, वेव बनती रहेंगी, कंटिन्यूस होंगी, क्रस्ट ट्रफ, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। मैटर पार्टिकल नेचर रखता है, पार्टिकल हमेशा दूसरे पार्टिकल से जुदा होता है, अलग होता है, एंड दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। ये बात ज़रा जहन में रखिए, और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों की नेचर ही मुख्तलिफ कर दी हमने। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, इंसान, वैसे इंसानों को फिजिक्स में डिस्कस नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके जहन को वाजे करने के लिए, इंसान क्या है, चलता फिरता पार्टिकल है। रूह क्या है, किसी ने नहीं देखा, एनर्जी हम कहते हैं। इसी रूह यानी एनर्जी की वजह से इंसान है, रूह निकल गई इंसान खत्म, पार्टिकल डिके हो गया, खत्म हो गया। मैटर, हर इंसान दूसरे इंसान से जुदा है, अलग है, डिसकंटिन्यूटी, इसे डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। रूह के बारे में हमें कोई इतना इल्म नहीं है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करें, लेकिन ये मैं सिर्फ एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दे रहा हूँ। पार्टिकल होना और वेव होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। पार्टिकल वेव नहीं हो सकता, वेव पार्टिकल नहीं हो सकती। ये बातें मैं कर रहा हूँ 1880 की, आज की नहीं। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा वजाहत किया जाए ताकि आपके जहन में मैटर, पार्टिकल और डिसकंटिन्यूटी, एनर्जी, वेव एंड कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ी सी और वजाहत हो जाए। आइए इसके ऊपर जब हम चलते हैं तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी ट्री का, इसे कहते हैं क्लासिकल ट्री। क्लासिकल ट्री का लेफ्ट हैंड साइड मैटर को जाहिर करता है। मैटर के बारे में, उसके पार्टिकल नेचर होने के बारे में हमें कैसे पता चला और कब पता चला। पहला मॉडल जो हमें मिलता है वो मिलता है ग्रीक्स मॉडल, ग्रीक्स यूनानियों का मॉडल। बड़े बड़े फिलोसफर गुजरे हैं ग्रीक्स में, वो किसी चीज़ के बारे में बड़ा कॉन्सेंट्रेट करते थे, उस चीज़ के बारे में आपको समझाने की कोशिश करते थे। आपसे मुराद उस ज़माने के लोगों को कि किस चीज़ को कैसे बनाया गया है, कायनात कैसे बनी है, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि जनाब 3000 BC में ग्रीक्स ने मैटर के बारे में एक मॉडल दिया। उन्होंने कहा हर चीज़ छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बनी है। ख्याल रखिएगा 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट, आज से तकरीबन 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी, वो ये कहते थे कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी हैं। और 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? हवा, पानी, मिट्टी, आग।
दीज आर द 4 एलिमेंट्स। ये उनके 4 एलिमेंट्स थे उस जमाने में। इन 4 एलिमेंट्स को वो ये कहते थे कि ये बहुत ही छोटे छोटे जर्रों से मिलकर बनी है। यानी हम किसी भी चीज़ को टुकड़े करना शुरू करें, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक ऐसे टुकड़े तक पहुंच जाएंगे जिसे मजीद डिवाइड नहीं किया जा सके। कैन नॉट बी डिवाइड, उसे मजीद नहीं तोड़ सकते आप। उस छोटे से छोटे टुकड़े को जिसे मजीद ना तोड़ा जा सके, उसका नाम दिया एटम। ग्रीक जबान में एटम के मायने ही ये हैं कि उसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके। आज से 5000 साल पहले ग्रीक्स की ज़बान का, लातीनी ज़बान का ये लफ्ज़ एटम हमारे स्टूडेंट्स के साथ चिपका हुआ है। 5000 साल पहले एटम मीन्स अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड, एक ऐसा ज़र्रा जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सके। और उस ज़र्रे में उस चीज़ की तमाम खूबियाँ मौजूद हों। अगर आपने चीनी के एक ज़र्रे को लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए तो उसमें भी मिठास होगी, आसान लफ्ज़ों में उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। नमक का एक छोटा सा टुकड़ा आपने लेकर उसको किया है, उसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो ओवरऑल बल्क में आपको नमक में मिलती हैं। इसे कहते हैं हम ग्रीक मॉडल। ग्रीक्स ने ये दिया, दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने इस मॉडल को ज़रा सा भी चेंज किया। बड़ा लंबा अरसा गुजर गया, तकरीबन पूरे 5000 साल ही समझे। इस दौरान फिज़िक्स में और हमारे पास बहुत सारी नॉलेज आती गई चीज़ों के बारे में, लेकिन मॉडल में कोई चेंज नहीं लाया गया। द मॉडल इज़ द सेम, ग्रीक्स मॉडल। 1840 में एक साहब थे, उनका नाम था डाल्टन। उन्होंने पहली दफ़ा इसको तब्दील क्या किया? ग्रीक्स का मॉडल अगर 3 पॉस्टुलेट्स पर मुश्तमल था तो उन्होंने 2 और डाल दिए उसमें, यानी अब हो गए 5। मॉडल वही था, नई डिस्कवरीज उसमें ऐड कर दी गई। चार्ज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, डिस्कवर हो चुकी थी 1734 में, इसलिए उन्होंने चार्ज के बारे में भी एटम में शामिल कर दिया। ग्रीक्स क्या कहते थे? पहले 2 पॉस्टुलेट्स ग्रीक्स के क्या थे? छोटे से छोटा टुकड़ा विच कैन नॉट बी डिवाइड, द स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड, नंबर 1। नंबर 2, हर चीज़ के एटम में उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, ये इसका दूसरा था। डाल्टन ने इसमें 2 चीज़ें और शामिल कर दी। यूनिफॉर्म डेंसिटी रखता है ये पार्टिकल, यानी जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। और चार्ज क्योंकि डिस्कवर हो गया था, माइनस और प्लस चार्ज, उन्होंने कहा एटम सारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बैठा हुआ होता है। ख्याल रखिएगा, प्लस और माइनस चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है। अभी किसी को नहीं पता था 1840 में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। चार्जेस के बारे में बात हो रही है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे। प्लम पुडिंग, केक से मुशाबे। एक केक सही है। डाल्टन के जो आपने अभी पोस्टुलेट्स बताए, रिपीट करेंगे एक बार प्लीज? वही हैं जो ग्रीक्स के थे। नंबर 1 कि ये छोटे से छोटा टुकड़ा है जिसे डिवाइड नहीं कर सकते, अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड, जो डिवाइड नहीं हो सकता उसी को एटम कहते हैं। 1880 से पहले, यानी ग्रीक्स मॉडल की बात हो रही है, तकरीबन 3000 BC। और हर प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद होती है इस छोटे से टुकड़े में, जिसका कि ये एटम है। डाल्टन ने इसमें चार्ज को शामिल कर दिया, डेंसिटी को यूनिफॉर्म कर दिया,
और ये उसने 1840 में ऐसा किया। लेकिन जब 1905 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो फिर सिर्फ मॉडल में इतना चेंज आया कि ये जो छोटे छोटे नेगेटिव चार्जेस उसकी सतह पे बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। एटम अभी भी सारा पूरा पॉजिटिव चार्जेस से मिलकर बना है, और नेगेटिव चार्जेस जिसको कहा था डाल्टन ने, जे थॉमसन ने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, और वो एटम की सतह पे बिठा दिए गए। अब भी मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल ही कहलाता था। केक से मुशाबे एटम और उस पर लगी हुई टॉपिंग, किशमिश या बादाम, इस किस्म की चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड ऑल द मटेरियल ऑफ द केक इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बात 1911 में रदरफोर्ड को पसंद नहीं आई। रदरफोर्ड ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन प्लस पे बैठा हुआ हो तो इनके दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी कि इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करना मुमकिन ही नहीं, जबकि हम इलेक्ट्रॉनों को अलग कर लेते हैं, फ्रिक्शन से अलग कर लेते हैं, हीट दे के अलग कर लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कूलम्स, अगर दरमियानी फासला बेइंतहा मामूली हो तो फोर्स बेइंतहा स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन किस तरह प्लस की सतह को छोड़कर आ सकता है बाहर? मॉडल गलत है। जे थॉमसन के मॉडल को उसने रिजेक्ट किया और अपना एक सर जी सर 1911 में हमें ये पता था, और साइंटिस्ट को ये पता था कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, और जो अनलाइक चार्ज होता है वो जो है ना अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज जो है ना रिपेल जी करता बिल्कुल, इसलिए कि ये थ्योरी है कूलम्स की, और कूलम्स ने ये 1734 में दी थी, 100 साल है। थैंक पहले, यू सर। 100 साल पहले थैंक ये बात उन्हें मालूम। तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो दो हिस्से, एटम जो है वो दो हिस्से रखता है। अच्छा, ये आपकी क्लास का टाइम भी तकरीबन ओवर होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं। तो अगर ये ओवर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास आपकी बुध वाले दिन या जुमेरात वाले दिन है, कलीमुल्ला से बात करके मैं फिर 2 क्लासेस एक साथ इंशाल्लाह जुमेरात को या जुम्मे यस सर। उसमें रखेंगे। टाइम वाइम में उनसे सेट कर दूंगा। तो अब ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगी आपकी क्लासें, और इंशाल्लाह हम बड़ी तेज़ी से कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो याद रहे कि बीच में थोड़ा सा अगर ये अभी मेरी बात मुकम्मल ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। 1-1.5 मिनट बाकी है तकरीबन। तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन एटम के सेंट्रल पार्ट के गिर्द घूमता है। यानी उसने पहली दफ़ा एटम को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी उसने ग्रीक्स के मॉडल को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। ग्रीक कहता था मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, उसने कहा नहीं भाई, एटम के 2 हिस्से हैं, एक सेंट्रल पार्ट और दूसरा उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उस पर बैठे हुए नहीं होते, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द मूव कर रहे होते। बड़ा अजीब और गरीब मॉडल था, लेकिन जब उसने इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दी तो पता चला कि वो सही कह रहा है। चुनाचे हम रदरफोर्ड के मॉडल तक पहुंच गए 1911। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई जो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो फिर 1924 में बोहर्स ने मॉडल दिया, नील बोहर, ये हम तफसील से बात करेंगे इनके बारे में, दोनों मॉडल्स के बारे में। तो जो क्लासिकल ट्री डायग्राम है उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने कंप्लीट किया। सब ने कहा पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है, पार्टिकल एक दूसरे से जुदा होता है, पार्टिकल डिसकंटिन्यूअस होता है। यही बात मैं 1640 से शुरू करूंगा फॉर एनर्जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं यहाँ से आपको आगे बढ़ाऊंगा एनर्जी से, क्योंकि ये ख़त्म ही होने वाली है क्लासेस, टाइम कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे